हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी है वो सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। हमने लास्ट 2.22 देखा था, आज 2.26 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 2.26 2.26 में बोला है, इफ density of some lake water is 1.25 gram divided by ml and if contains and its contain 92 gram of Na plus iron per kg of water, calculate the molality of Na plus ions in lake। हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है मोलालिटी। हमें ढूंढना है मोलालिटी। स्मॉल m वी हैव टू फाइंड। स्मॉल m हमें ढूंढना है। हमें दिया क्या गया है? डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, मतलब हमें डेंसिटी दे दी गई है वाटर की, मतलब कि हमारे सॉल्वेंट की डेंसिटी दे दी गई है 1.25 ग्राम डिवाइडेड बाय ml। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्राम डिवाइडेड बाय ml जो हमने लिखा है वो क्यों, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। एंड इट्स कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयरन पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर। मतलब कि क्या बोला गया है कि हमने जो ये 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी वाला वाटर लिया है उसमें 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयरन है, ठीक है, पर केजी। पर केजी का मतलब है हमारे पास यहाँ पे W2, मतलब कि Na प्लस का मास हमें दे दिया गया है 92 ग्राम एंड W1 भी दे दिया गया है, पर केजी लिखा हुआ है, पर केजी ऑफ वाटर, मतलब कि W1 कितना होने वाला है हमारा यहाँ पे 1 किलोग्राम, ठीक है, ये हमें दे दिया है। तो हमें बोला है कि कैलकुलेट करो कि आपकी मोलालिटी कितनी है, उस वाटर की मोलालिटी कितनी है, मतलब कि उस वाटर में मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयंस कितने हैं, ठीक है, मतलब कि Na प्लस कितने हैं वो हमें ढूंढना है, एक तरीके से मोलालिटी ढूंढना है। तो हमारे पास मोलालिटी का इक्वेशन होता है कि मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हम किलोग्राम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मोल्स मतलब W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू यहाँ पे होगा W1 और ये हमें लेना है 1 किलोग्राम। हमारे पास W2 है कौन सा? 92 ग्राम। M2 हमें चाहिए, हमारे पास पता है कि Na प्लस की बात की है, Na प्लस। M2 जो होता है वो मोलर मास होता है अपन, लेकिन हमारे पास यहाँ Na प्लस की मोलालिटी ढूंढने के लिए बोला है, तो हम Na प्लस का मोलर मास लेने वाले हैं। Na प्लस का मोलर मास भी बोल सकते हो या एटॉमिक मास कितना होता है? तो 23। कितना होता है? तो 23। और W1 कितना बोला हुआ है हमारे लिए? यहाँ पे W1 है हमारे लिए यहाँ पे 1 किलोग्राम, ठीक है। तो W2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ 92, ओके। मास मोलर एटॉमिक मास कितना लेने वाला हूँ मैं? 23 इंटू 1, ठीक है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो 93, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? 93 डिवाइडेड बाय 92 लेना है। 92 डिवाइडेड बाय 23 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे मोलालिटी कितनी आने वाले है? 4। यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोल डिवाइडेड बाय किलोग्राम। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2.26 का ये क्या है आपका आंसर? 2.26 का ये क्या है? तो आपका आंसर है, ओके, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारे पास है 2.28
2.28 में हमारे पास न्यूमेरिकल है जो हमारे सिलेबस में है। क्या बोला है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, और उसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल CH3Cl when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ CH3Cl, मतलब कि एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल। आपको परसेंटेज, मास परसेंटेज बोला है, मतलब कि परसेंटेज V/V आपको ढूंढना है। किसका ढूंढना है? तो एस्पिरिन का ढूंढना है। किसका? तो एस्पिरिन का ढूंढना है। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका परसेंटेज W/W का क्या होता है? इक्वेशन। जिस किसी भी मोलेक्यूल का आपको परसेंटेज W/W ढूंढना है, उसको हमें कहाँ पे लेना होता है? यहाँ पे ऊपर लेना होता है, और उसके डिवाइडेशन में पूरे सॉल्यूशन का मास लेना होता है। मास ऑफ एस्पिरिन को मैं WAS से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो हमारे पास है 6.5 एंड एसीटोनाइट्राइल को मैं WAN एसीटोनाइट्राइल से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसका मास हमारे पास है 450। यहाँ पे ये भी ग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो है वो भी ग्राम में हमारे पास दिया हुआ है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं W कहता हूँ, तो W इज इक्वल टू W एस्पिरिन प्लस W एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पे 450 प्लस 6.5, तो आप अगर इसका सम करते हो तो 456.5 आपका आंसर आ जाता है। एस्पिरिन का कितना होगा यहाँ पे? 6.5 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूँ, 6.5 डिवाइडेड बाय 456.5, यहाँ पे लिखना होगा 456.5। ठीक है, और इंटू में अगर कर दूँ 100, तो 1 पॉइंट हमारा आंसर आएगा 1.4238%। ठीक है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया था 6.5 ग्राम एस्पिरिन एंड 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल का, उसमें परसेंटेज ऑफ W/W एस्पिरिन कितना है? तो 1.4238। ठीक है, तो ये था आपका 2.28। नेक्स्ट अब जो हम बात करने वाला है 2.29। क्या दिया है हमारे पास? मोलालिटी। क्या बोला है कि नैलोरफिन C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of a naloxone generally is given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10⁻³ मोलर एक्वियस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द डोज। मतलब हमारे पास यहाँ पे मोलालिटी सॉल्यूशन की दे दी गई है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नैलोरफिन को हमारा पार्टिकल B मान लेता हूँ, तो नैलोरफिन WB हो जाएगा। ये क्या है? मास ऑफ नैलोरफिन। ये क्या है? मास ऑफ नैलोरफिन। मास ऑफ लेनोरफिन कितना है? तो 1.5 मिलीग्राम। इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये हो गया ग्राम में कन्वर्जन। उसके बाद बोला है कि कैलकुलेट करो सॉल्यूशन का मास। तो हमें सॉल्यूशन का मास मतलब कि W हमें ढूंढना है। ठीक है, अगर मैं इसमें सॉल्वेंट को पार्टिकल A मान लेता हूँ, A क्या है? हमारा सॉल्वेंट का पार्टिकल है। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल है, और इसके मास को मैं WA बताता हूँ,
तो W इज इक्वल टू WA प्लस WB हो जाएगा। ठीक है, तो किसी तरीके से अगर मुझे WA मिल जाता है तो ये WB WA का सम करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, हमारा ये मिल गया मास ऑफ ए सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। ये हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए हमें मोलालिटी दे दी गई है कि स्मॉल m इज इक्वल टू, आपको पता ही होता है, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू W1 होता है। WA लिखेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाली है वो किलोग्राम में आने वाली है। मोलालिटी होती है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, MB क्या होता है, MB हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम, 1.5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम, डिवाइडेड बाय होता है MB। MB हमें पता होना चाहिए। नैनोफिन का हमें क्या ढूंढना है, मोलर मास। नैनोफिन का फॉर्मूला था C19H21NO3 NO3। तो अगर आप इसका ढूंढने के लिए जाओ, ठीक है, तो 19 इंटू C21 इंटू H नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 19 इंटू 12 आएगा 21, नाइट्रोजन 40 होता है और ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका अगर कैलकुलेशन करते हो 19 इंटू 12, 19 इंटू 12 करते होता था 228, उसमें 21 ऐड करोगे तो 249, प्लस 14 करते हो तो 263, और ये 3 इंटू 16 होता है 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है। तो प्लस 48 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर जो आया है वो 311 आ गया। कितना आ गया, 311। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये क्या आया है यहाँ पे, हमारा मोलर मास। और मोलर मास का आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर मास का आपको यूनिट पता होना चाहिए, ग्राम डिवाइडेड बाय मोल होता है। ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, मोलर मास का यूनिट ग्राम डिवाइडेड बाय मोल होता है। अब जो ये यहाँ पे आया है उसको यहाँ पे रखो, तो आपको WA किलोग्राम में मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा, WA इज इक्वल टू, यहाँ से ये चला जाएगा तो यहाँ पे मैं 1 डिवाइडेड बाई 3 1 करने वाला हूँ, तो मेरा आंसर कुछ 0.003215 किलोग्राम में आया। ठीक है, इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3215 ग्राम आपका ये यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है, 3.215 ग्राम में आपका WA का आंसर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, W इज इक्वल टू WA प्लस WB। WA की वैल्यू ग्राम में हमारे पास है 3.215 और WB की हमारे पास यहाँ पे क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे रखो, यहाँ पे 15, तो आपका आंसर आएगा 3.2165 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। किसका, तो पूरे सॉल्यूशन का मास आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का मास यहाँ पे मिल गया। इजी था, 2.29 क्या था, कुछ करना नहीं था हमें। मोलालिटी दे दी गई थी, WB हमें भी दे दिया गया था, हमें ढूंढना था मास ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मास का हम अगर सम करते हैं तो हमें सॉल्यूशन का मास मिलता है, हमें पता है। मैंने यहाँ पे ए को सॉल्वेंट मान लिया था और बी को मैंने नॉलेफिन मान लिया था। सॉल्वेंट कौन सा है हमें पता नहीं है, पर लेकिन उसके मास को मैंने WA मान लिया था। इस कैलकुलेशन के मोलालिटी वाले इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे WA मिल गया। इस तरीके से MB मतलब कि मोलर मास ऑफ नॉलेफिन हमने गिना, उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, ग्राम डिवाइडेड बाय मोल। WA मिला, WA प्लस WB कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 2.29 खत्म है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 2.30। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल वो होगा हमारा 2.30। ओके, 2.30 में हमारे पास है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH required for the preparation of 250 ml of 0.15 molar solution of methanol।
मतलब कि हमारे पास मिथेनॉल का सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी कैपिटल एम है 0.15 मोलर, ठीक है। वॉल्यूम कितना है तो 250 ml है, उसको लीटर में लिखना चाहो तो 0.250 लीटर, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, हमें ढूंढना है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, हमें मतलब कि बेंजोइक एसिड का मास ढूंढना है कि हमें इतनी मोलालिटी मिले, मतलब कि मैं 0.5 लीटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें कितना बेंजोइक एसिड डालूं कि जिससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी 0.15 मोलर हो जाए, उसकी मोलारिटी कितनी हो जाए 0.5 मोलर। मतलब कि हमें यहाँ पे बात करो WB, मतलब कि मास ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये हमें क्या करना है, ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB डिवाइडेड बाय MB, WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे WB हमें ढूंढना है, कैपिटल M हमें दिया गया है, MB हम ढूंढ सकते हैं। MB हमारे पास क्या है तो B हमारे पास क्या है तो C6H5COOH है। यहाँ पे हो जाते हैं 7 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 7 × 12 + 6 + 2 × 16 यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो 84 आएगा, ये 6 यहाँ पे ये हो गया है 32, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करोगे तो 90 आता है, और 90 + 32 करोगे तो 122 कुछ आपका ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आने वाला है। मोलर मास कितना आएगा आपका 122 आपका क्या आने वाला है, मोलर मास 122 आपका क्या आएगा, मोलर मास। WB बराबर हमें ढूंढना है, MB आया 122, वॉल्यूम हमें 0.25 दिया है। तो अगर मैं WB की कैलकुलेशन करूँ, मतलब कि यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू 0.15 रख दूँ और उसका कैलकुलेशन करता हूँ तो 0.15 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 122 इंटू 0.25, तो आपका आंसर आता है 4.575 ग्राम। 4.575 ग्राम आपका आंसर आता है, 4.575 ग्राम आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2.26, 2.28, 2.29 एंड 2.23 यहाँ पे होता है खत्म। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो 2.34 के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बोला गया है कि वेपर प्रेशर of a water at 298 Kelvin is 17.535 millimeter Hg. You have to calculate the vapor pressure of a water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. क्या बोला गया है आपके पास एक बीकर होगा जिसमें आपने हैज अ सॉल्वेंट वाटर को लिया हुआ है, ठीक है। जब इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, जब इस बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट मतलब कि वाटर था, तब उसका वेपर प्रेशर जो था वो उसको मैं मान लेता हूँ P0A मान लेता हूँ, वो था आपके पास 17.53.5 मिलीमीटर Hg। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जब इसमें क्या नहीं डाला, कोई सॉल्यूट हमने डाला हुआ नहीं है। उसके बाद बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि अब इसमें आपने क्या डाल दिया, 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज आपने इसके अंदर क्या कर दिया है तो डाल दिया है, ठीक है। और इसका वाटर कितना है इसमें अंदर, 450 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 450 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। मतलब कि अभी आपने क्या किया कि 450 ग्राम ऑफ वाटर लिया था, उसमें 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल देते हो। उसके बाद डालने के बाद हमें ढूंढना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर,
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। देखो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मतलब कि कौन सा वेपर प्रेशर वाला, उसमें दो बात हमने की थी, एक तो वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वहाँ पे मैंने बताया था जो सॉल्यूट होते हैं वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको लिखवाया था जो ये ग्लूकोज होता है वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। ये जो ग्लूकोज है वो क्या होता है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमें रखना है वो तो नॉन वॉलेटाइल वाला ही रखना है, पर लेकिन हमें यहाँ पे बोला है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर। तो पहले तो मान लो कि जब इसमें सिर्फ वाटर था तो अब जो वेपर प्रेशर मिल रहा था सिर्फ वाटर की वजह से, अब आपने नॉन वॉलेटाइल ग्लूकोज डाल दिया तो वो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी किसी तरीके का कोई वेपर प्रेशर मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट डालने के बाद जो भी वेपर प्रेशर मिलने वाला है, सॉल्यूशन डालने के बाद मान लो कि उसको मैंने बोल दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ये क्या है? आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो भी वेपर प्रेशर होगा वही हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो क्या है? नॉन वोलेटाइल है, सिंपल सी बात है। नॉन वोलेटाइल के लिए हम इक्वेशन क्या रखते हैं? W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू यहाँ पे M1 डिवाइडेड बाई W1 आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है? तो एक तो PS हमें ढूंढना है, P0A हमें दिया हुआ है, M2 ग्लूकोज का हमें पता चल जाएगा, W1 हमें पता है, ये क्या है हमारा? W1 है, ये हमारा 450 जो है वो W1 है, ये हमारा W2 है, ये हमारा क्या था? W2 है, ठीक है। M1 हमें पता चल जाएगा, वाटर के लिए M1 की वैल्यू होती है 18, ठीक है। और ग्लूकोज का अगर आप M2 ढूंढते हो तो आपको पता होना चाहिए 180 ग्राम आता है। कितना आता है? तो 180 ग्राम आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं ढूंढना आता तो इस इक्वेशंस की मदद से ढूंढ सकते हो। C6H12O6 ये इक्वेशन का आप मोलर मास वाला जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करो तो आपका आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू मैं क्या रखूँगा? यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 180। M1 बराबर कितना आएगा आपका? तो M1 बराबर है 450 होगा। M1 बराबर 80 आएगा और यहाँ पे आएगा 450। P0A आपका है 17.535। PS आपको ढूंढना है 17.535, ठीक है। आप इसका अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आएगा 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 450। तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ आया है 0.00555, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 17.535 आ जाएगा और 17.5355 माइनस ये सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। तो इनटू मुझे क्या करना है? 17.535 मैंने कर दिया है यहाँ पे। तो मेरा आंसर यहाँ पे कुछ 0. यहाँ पे कुछ आंसर मेरा 0.09741 आ गया है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद 17.535 माइनस PS, ठीक है, मतलब PS, ठीक है। अब भी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा और ये जो है वो राइट हैंड साइड आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 17.535 माइनस 0.09741 आपका आ गया है। तो इस वैल्यू को इसमें से आप क्या करने वाले हो? माइनस करने वाले हो, तो 0.355, ठीक है। ये आपका आ गया है 17.437, ठीक है, मिलीमीटर Hg। ये है आपका आंसर। ये क्या आ गया है आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको मिला, ठीक है, वही आपका किसके लिए हो जाता है वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि उसमें तो सिर्फ वाटर का ही हमें प्रेशर मिलने वाला था। उसमें हमें सिर्फ वाटर का ही वेपर प्रेशर जो था वो हमें मिलने वाला था। सिंपल है, बहुत इजी था, कुछ करना नहीं था।
हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए, सबसे मेन बात ये थी। और उसके लिए इस इक्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। या कभी भी आपको सिर्फ एक ही सॉल्वेंट दिया होता है तो आपको इतना पता होना चाहिए, एक ही वेपर प्रेशर दिया होता है तो आपको इतना अंदाजा आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात करने वाले हैं। तो नॉन वोलेटाइल इक्वेशन वाला, नॉन वोलेटाइल वाला जो इक्वेशन है उसी की बात होने वाली है। नेक्स्ट 2.36 क्या लिखा है? 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, उसके लिए हमें मोलर मास दिया गया है 140 ग्राम, वॉज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास 180 है उसके लिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बी वॉज फाउंड टू बी 500। ठीक है, तो उसके लिए PCOB के लिए वेपर प्रेशर हमारे पास कितना, मतलब कि प्योर बी होता है, मतलब कि लिक्विड जो हमारा है, लिक्विड बी जो है वो प्योर होता है, मतलब कि उसमें किसी तरीके का लिक्विड ए नहीं होता, तब उसका वेपर प्रेशर 500 टॉर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिकॉर्डेड हैज 475। मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास, ठीक है, मान लो आपके पास इस बीकर में मैंने लिक्विड ए भरा हुआ है, इस लिक्विड बी जो है वो हम कितना है हमारे पास, लिक्विड ए जो है वो कितना है, लिक्विड बी नहीं, लिक्विड ए है हमारे पास 100 ग्राम है, और उसका मोलर मास हमारे पास है यहाँ पे 140। सेकंड आपके पास लिक्विड बी है, उसका आपके पास मास जो है वो कितना है 1000 ग्राम सॉरी, और उसके लिए मोलर मास आपका कितना है, उसके लिए आपका जो मोलर मास है वो है आपका 180। ठीक है, बाद में बोला है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बी, मतलब कि जब सिर्फ इस बीकर में बी था, प्योर लिक्विड बी था, तो अब PCOB इसका कितना है, तो वो है 500 टॉर है। उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, मतलब कि PCOA जो है वो ढूंढना है, PCOA ढूंढना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, मतलब कि अब इन दोनों को आपने यहाँ पे बना दिया, इन दोनों का सॉल्यूशन, जिसमें यहाँ पे ए और बी दोनों है, A प्लस बी दोनों है, और इसके अंदर आपको ए की वजह से जो प्रेशर मिलेगा उसको मैं PA बोलूंगा, और बी की वजह से जो प्रेशर मिलेगा उसको PB बोलूंगा। ये क्या है? PA और PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बी। उसमें से हमें बोला है कि आपको ढूंढना है आपको ढूंढना है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर ए, मतलब कि एक तो ये ढूंढना है, एंड इट्स का मतलब है लिक्विड ए के लिए बात होने वाली है, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, मतलब कि PA आपको ढूंढना है, PA आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। और बोला है कि इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिकॉर्डेड हैज 475 टॉर, मतलब कि यहाँ पे इस बीकर में जो P टोटल होगा वो क्या होने वाला है, वो आपका हो जाएगा 475 टॉर। ठीक है, 475 टॉर। तो आपको पता ही होता है P टोटल होता है PA प्लस PB के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास PA जो है वो हमें ढूंढना है, PA हमारे पास जो बोला गया है वो हमें ढूंढना होगा। ठीक है, और PA ढूंढने के लिए हमें PB पता होना चाहिए, और PB हमें कैसे पता चलेगा, तो PB इज इक्वल टू PCOB XB, और PA जो अगर ढूंढना है तो हमें PCOA XA। ये कहाँ से आया, तो ये होता है पार्शियल प्रेशर के लिए इक्वेशन होता है, ये मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर के लिए क्या होता है, तो ये इक्वेशन, ये हमने राउल्स लॉ जो पढ़ा था और डाल्टन्स लॉ जो पढ़ा था उसमें मैंने सब डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो वापस से एक बार वो वीडियो देख लो। ठीक है, PCOA एंड PCOB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ये चीज़ पता चल गई कि हमारे पास PCOA तो हमें ऑलरेडी ढूंढना है, PCOA तो हमें ऑलरेडी ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से PB ढूंढूंगा, और जो भी वैल्यू आती है उसको P टोटल हमें यहाँ पे 475 दिया हुआ है, उसमें से क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे PA ये मिल जाएगा,
और पी ए मिल जाने के बाद यहाँ पे पी ए की वैल्यू रखूंगा, एक्स ए में ढूंढूंगा और पी ए की वैल्यू को एक्स ए की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो पी जीरो ए मुझे मिल जाएगा। पी जीरो ए मुझे यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, चलो तो कहते हैं न्यूमेरिकल पी जीरो ए एक्स बी हमें ढूंढना है, तो एक्स बी ढूंढने के लिए एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी होगा। तो हमें पहले एन बी ढूंढना होगा। एन बी के लिए हमें डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी चाहिए और एन ए के लिए हमें चाहिए डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए चाहिए। सभी वैल्यू दे दी गई है। डब्ल्यू बी है 1000 डिवाइडेड बाई 18 और डब्ल्यू ए है 100 डिवाइडेड बाई 140। ठीक है, आप अगर इसका कैलकुलेशन करते हो मतलब कि 1000 को डिवाइड करोगे 80 से तो आपका कुछ आंसर आता है 55.55। ठीक है, और 100 को डिवाइड करोगे 140 से तो आपका आंसर आता है 0.714। और आपको एन ए प्लस एन बी भी चाहिए। एन ए प्लस एन बी करते हो तो आपका 55.55 आप करोगे तो आपका 56.26 आ जाएगा। 56.26 एन बी की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, 56.26 यहाँ पे रखो। अब इस जो वैल्यू आई है उसको हमें डिवाइड करना है। 5.55 डिवाइडेड बाई, अगर आप करते हो 5.55 डिवाइड बाई 56.26 आप करते हो तो आपका एक्स बी की वैल्यू 0.9873, ये आपकी एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू हमें एक्स ए की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी यहाँ पे कर देता हूँ, 1-9873। तो इसकी वैल्यू में अगर करता हूँ तो मुझे आंसर मिला 0.01261। ये हमें एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ये हमें क्या मिला है, तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे मिली है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास जो ये इक्वेशन है पी बी इज इक्वल टू पी जीरो बी इंटू एक्स बी, उसमें पी जीरो बी की वैल्यू 500 होगी और एक्स बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.9873। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो 500 इंटू 0.9873 में अगर करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 490.65 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया है। ये क्या आया है, मेरा पी बी की वैल्यू, ये हमारी मेरी क्या आ गई है यहाँ पे, पी बी की यहाँ पे मेरी ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो पी बी की वैल्यू यहाँ पे मिली है मुझे, यहाँ पे जो ये पी बी की वैल्यू मिली है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा। वेट, यहाँ पे कुछ तो गलती हुई है, सॉरी, यहाँ पे 180 आना चाहिए ना, 180 बोला हुआ है। तो 180 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अगर 180 में करता हूँ तो मेरा आंसर 5.55 आएगा। सॉरी, ये यहाँ पे क्या आएगा, 5.55 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 180 लेना है, 5.55 आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू इतनी आई थी, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन 5.55 प्लस 0.714 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी ये 0.714 ही आएगा और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6.264 और यहाँ पे हमारा क्या होगा 5.55 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6.264। तो एक्स बी की जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो है 5.55 डिवाइडेड बाय 6.264। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.88। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8860। और इस वैल्यू को, ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, तो एक्स बी की, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 0.8860 हो जाएगा। तो इसको 1 माइनस में करूँगा तो मेरा आंसर जो आने वाला है एक्स ए का, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आंसर आएगा 0.1139 और यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ, एक्स बी की वैल्यू 0.8860। ठीक है, तो 500 इंटू 0.8860 में अगर करता हूँ तो मेरा आंसर जो आता है वो ये ना आके कितना आएगा, 443 आएगा, 443। तो हमारे प्रेशर की पीबी की वैल्यू, ये क्या टॉय में दिया था तो ये भी टॉय में ही होगा। ये वैल्यू जो 500 में दी है वो हमें टॉय में दी है, तो यहाँ पे हमारा जो पीबी आएगा वो भी
टॉय में आने वाला है, वो भी हमारा किस में आएगा, तो टॉय में आने वाला है 443। अब मैं क्या करूँगा, पी टोटल वाला इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए हमारा 475 है, पी मतलब कि पी टोटल हमारा 475 है, पी ए हमें ढूंढना है, पी बी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया 443 टॉय, 443 टॉय। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना होगा, तो 475 में अगर करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आ गया 32। पी ए की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 32, हमारा पी ए का वैल्यू आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए एक्स ए हम करने वाले हैं। पी जीरो ए हमें पता है 32 है, ठीक है। पी ए हमें पता है 32 होगा, पी जीरो ए हमें ढूंढना है, एक्स से 0.11398 है, 0.11398 है, ठीक है। तो 32 को अगर 0.11398 से मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आएगा पी जीरो ए इज इक्वल टू 280.75 टॉय, 75 टॉय मेरा आंसर आ चुका है। यहाँ पे जो ये आया था 32 वो भी हमारा टॉय में ही आया था, ठीक है। ये यूनिट था हमने जो पहले से यूज़ करते आए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी पता चला होगा। थोड़ा अच्छा वाला ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो मैंने गलती की थी वैसी गलती भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। ओके तो सॉल्यूशन चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है 2.38, 2.38, ओके 2.38। बेंजीन एंड नैप्थेलिन की कुछ बात करने वाले हैं। फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपटीशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बेंजीन एंड नैप्थेलिन, मतलब हमारे पास यहाँ पे बेंजीन के लिए मतलब कि P0B, ठीक है, एंड P0N नैप्थेलिन का प्योर बेंजीन था, मतलब कि वेपर प्रेशर, ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन कितना है 50.71 मिलीमीटर Hg, और वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर नैप्थेलिन कितना है 32.06 मिलीमीटर Hg, ये हमें दे दिया है। बाद में बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ नैप्थेलिन। ओके, तो क्या है हमारे पास एक बीकर था, इसमें था हमारे पास बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन में जो वेपर प्रेशर था वो हमारे पास था 50.71। दूसरा था बीकर हमें जिसमें हमारे पास था नैप्थेलिन का प्रेशर, मतलब जब सिर्फ नैप्थेलिन था, प्योर नैप्थेलिन, मतलब कि उसमें किसी तरीके का कोई सॉल्वेंट नहीं था, तब उसका वेपर प्रेशर 32.06 हो चुका है। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मतलब कि मिक्स करने के बाद यहाँ पे बेंजीन हमारे पास इसमें 80 ग्राम था और यहाँ पे था 100 ग्राम। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास WB, मतलब कि ये क्या है मास ऑफ ए बेंजीन, मास ऑफ ए बेंजीन कितना हो गया WB है यहाँ पे 80 ग्राम, और इसी के अंदर मैं W मतलब दोनों को मिक्स कर दिया तो WA हमारे पास होगा 100 ग्राम, मतलब कि मास ऑफ ए नैप्थेलिन, सॉरी बेंजीन मतलब B और WN नैप्थेलिन, मास ऑफ ए नैप्थेलिन। नैप्थेलिन को मैंने N से रिप्रेजेंट किया है, नैप्थेलिन, ठीक है, WB एंड WN, ठीक है। तो हमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन हमें ढूंढने हैं, पर लेकिन मोल फ्रैक्शन किसके ढूंढने हैं, बेंजीन के ढूंढने हैं, लेकिन वेपर फेज में ढूंढना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ तो सुनो, हमने क्या पढ़ा था, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बना होगा। ये हमारी क्या है, सभी यहाँ पे क्या होने वाली है, वेपर्स होने वाली है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, सॉरी वेपर्स जो होगी वो सब यहाँ पे होगी, और ये होगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड मतलब कि हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मतलब कि लिक्विड में जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, बेंजीन के फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और नैप्थेलिन के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उसको मैं XB एंड XN से रिप्रेजेंट करूंगा, और
हमें यहाँ पे पूछा है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ अ बेंजीन। क्या बोला है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ बेंजीन इन वेपर फेज। ये तो लिक्विड फेज में है। एक्स बी एंड एक्स एन, गलती से एक्स बी ढूंढना नहीं है आपको। एक्स बी क्या है? एक्स बी है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही है, लेकिन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। हमें पूछा है यहाँ पे जो ये वेपर है उसमें क्या है, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन पूछा गया है, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नेफ्थलीन। ये क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ये क्या है? तो वेपर फेज में बेंजीन के क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है, और ये नेफ्थलीन की। ये किसके लिए है? तो नेफ्थलीन के लिए। ये है हमारे नेफ्थलीन के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको पता चल गया वाई बी आपको ढूंढना है। तो इसके लिए मैंने आपको इक्वेशन करवाया था कि पी बी इज इक्वल टू जो होगा ओ वाई बी और पी टोटल, कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन होगा। मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा होगा P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू वाई बी, और यहाँ पे हो जाएगा P टोटल। तो यहाँ पे इसका मतलब वही है, यहाँ पे 1 के बदले मैंने B लिख दिया। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है। ओके, तो हमें यहाँ पे वाई बी ढूंढना है, तो हमें पीबी भी चाहिए, मतलब कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन भी चाहिए हमें, और टोटल प्रेशर भी चाहिए। टोटल प्रेशर के लिए तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। तो अगर पी टोटल चाहिए तो पी ए प्लस पी बी ढूंढना होगा, और पी बी ढूंढना अगर है हमें तो पी जीरो बी एक्स बी, और पी ए अगर हमें ढूंढना है तो पी जीरो ए एक्स ए। सभी की सभी वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई है। डब्ल्यू बी हमारे पास 80 ग्राम है, 80 ग्राम। डब्ल्यू एन हमारे पास क्या है? 100 ग्राम। सॉरी, यहाँ पे पी टोटल मतलब ये ये हमारा बेंजीन का, और ये हमारे नेफ्थलीन का। ठीक है, ये ए के बदले मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? एन। ठीक है, नेफ्थलीन का हमें पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, नेफ्थलीन का हमें पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, और बेंजीन का पार्शियल प्रेशर ढूंढना है। दोनों का सम करेंगे तो पी टोटल मिलेगा। और क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे पी बी ढूंढ लिया है, उसी पी बी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और पी टोटल में से डिवाइड करेंगे, तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन इन वेपर फेज मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो मुझे पहले तो एक्स बी चाहिए, तो उसके लिए एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन, कैपिटल एन बी चाहिए। तो एन बी अगर ढूंढना है तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और एन कैपिटल एन मतलब नेफ्थलीन के मोल चाहिए मुझे, तो डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई एम एन करना पड़ेगा। डब्ल्यू बी हमारे पास यहाँ पे है 80, और वो बेंजीन है। बेंजीन का मतलब होता है C6H6, C6H6। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6 होगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये कितना होता है? ये यहाँ पे होगा आपका 72। 12 इंटू 6 होता है 72। 70, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, ये बेंजीन का मतलब होता है C6H6, और अगर उसका आप मोलर मास ढूंढने के लिए जाओ तो 12 इंटू 6 प्लस 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 78 ग्राम डिवाइडेड बाई मोल, ग्राम डिवाइडेड बाई मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है? 78। इसका आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको एन बी की वैल्यू आपको बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगी। और नेफ्थलीन का मोलर मास ढूंढना है तो नेफ्थलीन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेफ्थलीन का अगर आप मोलर मास ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा 128 मोल पर 128 ग्राम पर मोल होता है। 128 ग्राम पर मोल जो है वो आपका होता है। ठीक है, ये कैसे ढूंढना है? नेफ्थलीन का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। नेफ्थलीन मतलब कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन का अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ पे ये तो इतना तो बेंजीन था, क्या C6H6 बेंजीन था। ठीक है, उसमें से यहाँ से जो H थे वो चले गए तो H4 हो गया। ठीक है,
4 हो गया, और यहाँ पे ये क्या है C4 और H4 होने वाले हैं। तो ये आपको क्या मिल गया है, उसका फॉर्मूला मिला नेफ्थेलिन का। टोटल कार्बन कितने हैं, 10 कार्बन होने वाले हैं, और ऑक्सीजन कितने होने वाले हैं, 8। हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, 8। तो ये 10 × 12 + 8 हो गया। तो इसका आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आएगा 128। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 128, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये क्या हमने ढूंढा है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ नेफ्थेलिन, मोलर मास ऑफ नेफ्थेलिन। WN कितना था, 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 128। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो 80 डिवाइडेड बाय 78 का होता है 1.0256। ये आ गया NB। ठीक है, और उसके बाद 100 डिवाइड बाई 128 करते हो तो 0.78125। ठीक है, ये आपका है, आपका आ गया है नेफ्थेलिन के मोल्स। आपका क्या आ गया, नेफ्थेलिन के मोल्स आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, जो NaNB की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रखने वाले हैं इस इक्वेशन में। तो हमें मिलेगा यहाँ पे XB = NB कितना आया, 10256 आ गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम हमें करना होगा। तो वो होता है 1.0256 प्लस 0.78152 में अगर करता हूँ तो मेरा आंसर 1.80685 आ गया। ठीक है, अब इसका डिवाइडेशन करता हूँ तो 1.0256 डिवाइडेड बाई 1.80685, तो मेरा आंसर आता है कितना आ गया मेरा आंसर यहाँ पे 0.5676 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया, किसका, XB का ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके। तो अब PB = ये है, तो PB = P0B XB। यहाँ पे P0B हमें पता था, हमें दे दिया गया था P0B 50.71 था, 50.71। XB ये आ गया 0.5676। तो आपका PB जो है वो आ जाएगा, PB आ सकता है आपका 50.71 × 2.5676 आप करते हो तो 28.7829। ये आपका आया है आंसर PB का। पार्शियल प्रेशर, ये क्या आया आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बेंजीन आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बेंजीन आपका आ चुका है। ठीक है, आपको PAB चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PB तो मिल गया, P टोटल चाहिए ना हमें, तो P टोटल के लिए हमें PNB चाहिए। तो PN अगर हमें ढूंढना है तो P0N × XN करना होगा। P0N यहाँ पे 32.06 है, और अगर मुझे XN चाहिए तो XN को 1 - XB करूँगा, तो 1 - 0.5676 मुझे करना होगा। तो आपका 1 - 0.5676 करते हैं तो 0.4324 आपका आंसर यहाँ पे XN का आ जाता है। XN का आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, तो इसको यहाँ पे रखो 0.4324। ओके, तो इसका सम अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं तो मेरा आंसर आता है 30.86। एक तो ये वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू मिल गई, 30.86 प्लस 28.7829। यहाँ पे मैं अगर सम करता हूँ तो मेरा आंसर 28.7829। तो आ गया मेरा आंसर 42.6456। ये मेरा क्या आया है, P टोटल। यहाँ पे जो भी प्रेशर दिया गया है मिलीमीटर Hg में दिया गया है, मिलीमीटर Hg में आपको प्रेशर दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे ये जो आया है वो भी मिलीमीटर Hg में। यूनिट आपको लिखना नहीं भूलना, यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो पूरे के पूरे आपका 1 मार्क जा सकते हैं, इसी वजह से यूनिट आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, PB = YB एंड P टोटल। PB कितना आया 28.7829, YB
ढूंढना है। पी टोटल कितना आया 42.6456। तो वाई बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अगर इसका कैलकुलेशन करूँ 287829 को इससे डिवाइड करूँ 28.7829 डिवाइडेड बाई 42.6456 से मैं करता हूँ, तो मेरा जो आंसर आया है वो है 0.6749। ये क्या आया है, बेंजीन की वैल्यू आ गई। ये क्या आई है वैल्यू, बेंजीन की। कहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन आया है इन वेपर फेज, कहाँ पे, वाई बी। और मुझे वाई एन अगर ढूंढना है तो 1 माइनस वाई बी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6749, ठीक है। तो ये करता हूँ तो मेरा आंसर 0.3250, ठीक है। तो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है। मुझे वाई एन ढूंढना है तो 1 माइनस एक्स भी करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.3250। तो कुछ इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी होने वाला है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। आपको सिर्फ इक्वेशन पता होना चाहिए और अच्छे से आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वेपर फेज में, मैंने लास्ट में करवाया था कि वेपर फेज में जो बेंजीन या कोई भी पार्टिकल हो उसका अगर हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो हमें कुछ इस तरीके से जो इक्वेशन था, यहाँ पे वाई बी के बदले वाई वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाई बी के लिए वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर के भी सभी न्यूमेरिकल खत्म होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।